नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। आज यू नो वी आर कवरिंग क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी और आज हम चैप्टर नंबर 4 का दूसरा खंड पढ़ेंगे जिसमें प्लेट टेक्टोनिक और महासागर के अधःस्थल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से प्रीवियसली हर एक एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा जा चुका है। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पीसीएस एग्जामिनेशन लाइक बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, योर अदर पीसीएस एग्जामिनेशन और आईएएस एग्जामिनेशन और एनी वन डे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सब एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और हाँ, जो लोग पेड मेंबर हैं, मैंने बताया था कि पहले खंड का, इस चैप्टर के पहले खंड का आप शॉर्ट नोट्स बना के जरूर दो। किसी ने बना के नहीं दिया, दोनों ग्रुप में से लगभग 4-5 लोग ही बना के दिए। देखो, अभी से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों को समझने का, कंसाइज करने का, तो आपके लिए आगे चल के चीज़ें क्या हो जाएंगी, समेकित हो जाएंगी और आपके ऊपर बर्डन हो जाएंगी। तो समझाने का हमारा तो पूरा प्रयास रहता है, आप समझ लेते हो ऑब्वियस, लेकिन उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए इस पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मैं कोई शॉर्ट नोट्स आपको नहीं दूंगा, हैंड रिटन या नोट्स नहीं दूंगा डिस्क्रिप्टिव वे में, आपको खुद शॉर्ट नोट्स बना के मुझे सेंड करना होगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए वीडियो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी और 71 बीपीएससी आपका टारगेट है, एम है, तो उसको संधान करने के लिए हमारे द्वारा शुरू किया गया है संधान 2.0 माय डियर फ्रेंड। इसमें सारी चीज़ें समेकित पढ़ाई हो रही है। प्री कम मेंस का हमारा फाउंडेशन बैच है, या इसका फीचर है जिसमें ऑल एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12 क्लास कवर कराई जाएंगी, स्टैंडर्ड बुक्स कवर कराए जाएंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। वीकली टेस्ट होगा, जो भी आप पढ़ोगे सप्ताह के लास्ट में टेस्ट होगा। पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 कन्वर्सेशन आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हो। वीकली एडिटोरियल एनालिसिस जो ऑलरेडी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया गया है किशनगंज की चाय के द्वारा। करंट अफेयर्स फॉर प्री और मेंस एग्जामिनेशन, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा कवर कराई जा रही हैं थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन, ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इन दोनों नंबर, इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखो, मैंने पहला जो इसका पार्ट था ये कहते हुए समाप्त किया था कि यदि आप ये सोचते हो, सूखा हुआ तालाब देखते हो और तालाब का जो अधःस्थल देखते हो, आपको ये पता चलता है कि तालाब समतल है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी परसेप्शन के साथ यदि आप ये सोच लिए कि समुद्र अगर सूखेगा तो उसका अधःस्थल समतल मिलेगा, तो ये आपका गलत परसेप्शन है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि समुद्र में जो आप बाह्य रूप से स्थलाकृतियाँ देखते हो महाद्वीपों पे, अपने अगल बगल अपने इन्वायरमेंट में, उससे ज़्यादा स्थलाकृतियाँ और विविधता समुद्र में देखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो पहला आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में पहले हम पढ़ेंगे ओशियानिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, महासागरीय अधःस्थल की बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, पहले मैंने बताया था, प्रीवियस कक्षाओं में मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था कि देखो ये हमारा महाद्वीप का किनारा है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा पर्वत है, इसके नीचे की भूमि जो है धीरे धीरे सबमर्ज होती जा रही है। ये पर्वत है, नीचे की भूमि क्या हो रही है, धीरे धीरे सबमर्ज होती जा रही है। यहाँ से समुद्र जो है, यहाँ से महासागर शुरू होते जा रहा है। ठीक है, महासागर, तो ये मान लीजिए ये धीरे धीरे सबमर्शन होगा, इसका ये सबमर्ज करेगी, तो ये इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके बाद सीधे जो है ये डायरेक्ट जाके ऐसे स्लोप का निर्माण कर देगी, मतलब इसका एंगल जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, स्लोप का निर्माण कर देंगी और धीरे धीरे ये भूमि उठने लगती है, तो इसे कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, और या रीज बोलिए, राइज ही बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। और उसके बाद सीधे ये भूमि जो है समतल मैदान हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है महासागरों का स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसके जो भी स्ट्रक्चर है महासागरों में, मुख्यतः 3 भागों में बांट के इसको समझते हैं हमारे डियर फ्रेंड। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, महाद्वीपीय सीमा
जिसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोला जाता है इंग्लिश में। दूसरा है वितलीय मैदान जिसे एबिसल प्लेन्स बोला जाता है। तीसरा है मध्य महासागरीय कटक जिसे मिड ओशियानिक रिज बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है यहाँ से, जहाँ से महाद्वीपीय सीमा खत्म होती है, महासागर की सीमा शुरू होती है, यहाँ से लेके आपका जो एबिसल प्लेन की शुरुआत है यहाँ से इसकी सीमा तक, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इसमें क्या क्या आता है, आपका शेल्फ भी आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप भी आ जाएगा, अपर राइज आ जाएगा, लोअर राइज आ जाएगा, डैट मीन्स कॉन्टिनेंटल राइज का दोनों हिस्सा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन में मिलती हैं। एबिसल प्लेन क्या है, एबिसल प्लेन यहाँ से कॉन्टिनेंटल मार्जिन जहाँ से ख़त्म होती है, यहाँ से ओशियानिक रिज तक। ओशियानिक रिज का मतलब जैसे एबिसल प्लेन यहीं एक सबसेक्शन दिया गया है समुद्र के चित्र का, इसके आगे जाओगे ना तो एबिसल प्लेन बढ़ते 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 यहाँ पे आपको पर्वत मिलेगा। ठीक है, जो जल में क्या है, डूबा हुआ है पर्वत, और इस पर्वत से इसे ओशियानिक रिज बोला जाता है, ओशियानिक कटक बोला जाता है, महासागरीय कटक। ये कटक से समुद्र का मोल्टन लावा हमेशा निकलते रहता है, और कभी कभी ये होता है कि ये जो पर्वत है ना, ये पानी के ऊपर भी आपको दिखाई देने लगते हैं माय डियर फ्रेंड। तो पानी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, आपने यूट्यूब वगैरह या मूवियों में देखा होगा। और यही वोल्केनिक इरप्शन का जो लावा है, मोल्टन लावा, धीरे 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 समुद्र के अधः स्थल से इसका क्या होता है, निक्षेपण होते होते, ठंडा होते होते ये पानी के ऊपर आ जाता है, और ये लैंड फॉर्म का निर्माण कर देता है। धीरे धीरे कई हजार सालों, 100 सालों के बाद जो है मिट्टी बनने लगती है, और इस पर्वत के अगल बगल जो है एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, जो टूरिस्टों का जो है या घूमने वालों का कहिए एक केंद्र है, अट्रैक्शन केंद्र बन जाता है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ लिया, और इसी का जो है आगे के स्लाइड में इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके। आपको शब्दों की भी समझ होनी चाहिए, जैसे वितलीय, यहाँ से महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का ये भाग होता है, ये वाला कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये वाला भाग होता है। इसमें क्या क्या शामिल है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और महासागरीय खाइयाँ। ये बीच बीच में बहुत सारी खाइयाँ भी आपको मिलती हैं, जिसे ट्रेंचेस बोला जाता है, ओशियानिक ट्रेंच बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टिनेंटल मार्जिन में शामिल होती हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में शामिल समुद्री स्ट्रक्चर कौन कौन से नहीं हैं या कौन कौन से हैं, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। केवल एक और दो, केवल 1 और 2, 3, केवल 4, मतलब सभी चारों। ठीक है, या कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हमारा अगला है वितलीय मैदान, एबिसल प्लेन। तो मैंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन की ये लास्ट सीमा है ना, इसके आगे और समुद्री कटक के बीच का भाग जो है एबिसल प्लेन या अवतलीय मैदान बोला जाता है। और यहाँ से महाद्वीपों से बहा के जो भी सेडिमेंटेशन आता है ना, जो भी मिट्टियाँ वगैरह आती हैं, औषाध वगैरह आती हैं, उनका निक्षेप इन्हीं एबिसल प्लेन पे होता है, समुद्र के अंदर माय डियर फ्रेंड। यही बताया गया, इन मैदानों पर महाद्वीपों से बहाकर लाए गए औषाधों का निक्षेपण होता है। अब आगे आ जाता है, मैंने ये बताया था कि इससे आगे एबिसल प्लेन की सीमा बनाती है महासागरीय कटक, ओशियानिक रिजेस माय डियर फ्रेंड, मिड ओशियानिक रिजेस। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, और ये पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी हो सकती है, आपके अनुमान से भी बड़ी, ये बताया गया है। और मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी का ये क्षेत्र होता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर जान लिया जितना ये चैप्टर में है। वैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से ये तो काफ़ी कम है, बट हम चैप्टर कवर कर रहे हैं तो इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। अब देखो आगे हम टेक्टोनिक प्लेट देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी देखेंगे, उसके बाद ये देखना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन अभी ये दिया हुआ है तो इस क्रम में आप समझ लो। भूकंप एवं ज्वालामुखियों का वितरण होता क्या है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट का सबमर्जन होता है, उसको सबडक्शन जोन बोला जाता है। उसी सबडक्शन जोन में जब प्लेट मोल्टन होता है तो वो वहाँ से लावा का निक्षेपण, लावा का निर्माण वगैरह होता है, या जहाँ से विस्तार होता है, लावा विस्फोटित होती है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, तो क्या होता है फिर वहाँ पे भूकंप वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये अमेरिकन प्लेट है,
ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और ये इसकी बात करें ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे टकराने वाली जो सीमा है ना, ये वोल्केनिक इरप्शन वाला केंद्र है और सिस्मिक जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं। तो ये एरिया देखोगे, ये वाला एरिया आप जहाँ भी देखो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, सब वाले जोन पे जो है क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है और वोल्केनिक इरप्शन वगैरह भी हो रहा है। तो ये वाला एरिया ऐसे अगर इनको मिलाओगे तो ये रिंग के जैसे लगभग दिखेंगी, तो इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। किसमें है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर बोला जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये बात आ गई समझ में। अब आ जाते हैं हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। इससे संबंधित जो महासागर का अधः स्थल है, उससे संबंधित हैरी हेस के द्वारा एक थियरी का प्रतिपादन किया गया 1961 में। इन्होंने ये कहा कि जो ओशियानिक रिज हैं, अभी मैंने बताया था ना, ओशियानिक रिज का मतलब ऐसे जो पर्वतों का एक श्रृंखला है, इससे वोल्केनिक इरप्शन होता है और प्लेटें जो हैं एक दूसरे से विपरीत जाती हैं। तो ये हो गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो बहुत लोगों ने कमेंट करा कि भैया एक बात बताओ, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, महासागरीय प्लेटें या महासागरीय क्रस्ट कुछ भी मान लो, तो ये दूसरे महासागर की सीमाओं को नहीं ऑक्युपाई कर लेंगी या उसकी सीमा को नहीं कम कर देंगी? ऑब्वियस, जब ये विस्तार हो रहा है तो ये विस्तार होते होते दूसरे महासागर को खत्म कर देगा। अगर प्रशांत महासागर के बीच में या अटलांटिक का जो अटलांटिक रिज है, इसके दोनों तरफ के प्लेटों का ऐसे विस्तार हो रहा है, तो केवल अटलांटिक ओशन ही होना चाहिए कुछ हजारों साल बाद। तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि एक तरफ का, मान लो ये ओशियानिक रिज है, यहाँ से एक तरफ का प्लेट यहाँ पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रेंचेस के सहारे इस प्लेट का जो है सबमर्जन भी होता है, जिसे सबडक्टिंग जोन बोलते हैं। ये हो गया आपका सबडक्टिंग जोन। यहाँ से प्लेट जो जिनका फैलाव हो रहा है, यहाँ पे ये जाके निक्षेपित हो जाती हैं, निक्षेपित होती है, नीचे जाती हैं, फिर ये मोल्टेन अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं और ये सर्कल फिर यहाँ से यहाँ पे चलते रहता है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। समझने वाली चीज़ है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रतिपादन या सागरीय अधः स्थल विस्तार का प्रतिपादन किसके द्वारा करा गया? हैरी हेस के द्वारा 1961 में। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप यदि मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक बने हुए हो, तो ऑब्वियस आपको कंटेंट और पढ़ाने का तरीका, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो ज़रूर लाइक करना। क्वालिटी कंटेंट बनाने में मेहनत लगते हैं, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। यदि आप हमें सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो इससे हमारा मोटिवेशन आपके लिए कुछ अच्छा करने का हमेशा बना रहेगा माय फ्रेंड। अगला हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। देखिए, पहला जो हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कि सनातन काल से भी कुछ भी, जब से विश्व का मतलब जब से वो पार्टिकुलर केंद्र था ना, वहाँ पे विस्फोट हुआ, नेबुला से जो है सारी चीज़ें फैलने लगी, ग्रहों का निर्माण होने लगा, तब से जो है उसी समय से, विस्फोट के समय से, और वो भी विस्फोट हुआ होगा किसी कारणवश हुआ होगा। ठीक है, हम साइंटिफिक रूप से पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक केंद्र था, वहाँ पे विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट से सारी चीज़ें, ब्रह्मांड वगैरह का निर्माण हुआ। तब से जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है, नित्य परिवर्तन होते रहता है। एक एक क्षण, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, सब जो है परिवर्तन होते रहता है। कुछ परिवर्तन हम अपने इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट अनुभव कर सकते हैं और वर्तमान ज्ञान के द्वारा। कुछ को अनुभव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानार्जन की आवश्यकता पड़ती है और तब जाके, और बहुत खोज वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उस परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से माय फ्रेंड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ये जो पृथ्वी में जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ये हो गया अमेरिकन प्लेट हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का मैं वो कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। ये आपका अमेरिकन प्लेट हो गया और ये आपका अफ्रीकन प्लेट हो गया और ये यूरेशियन प्लेट का कुछ हिस्सा हो गया। तो आपने देखा कि ये यदि इसके बाउंड्री को रेखा खींचें
तो एरर लेस जो है सिमेट्री दिखती है यहाँ पे। दैट मीन्स ये यदि जिग्सॉ फिट दिखेगा ऐसे, यदि इसको बैठा दें तो ये आपस में ऐसे बैठ जाएंगे। तो इसको अनुमान लगा के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अनुमान लगाए कि कुछ हजार साल पहले जो है ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी है महासागरों का और प्लेटों का वो या महाद्वीपीय स्थल खंडों का ये एक ही होंगे इसी समय के जो वर्तमान अवस्था में है, सनातन काल में भी ऐसे ही होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। हो सकता है कि ये सब एक दूसरे से मतलब इकट्ठे हों, स्थल मंडल मतलब जो स्थल खंड है महाद्वीपीय खंड है ये इकट्ठा हो और चारों तरफ महासागर हो। तो जो इकट्ठा वाला स्थल खंड था उसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया और महासागर का नाम दिया पैंथालासा। विखंडन होता है और जो पैंजिया है उसका उत्तरी हिस्सा लॉरेंसिया कहा गया, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें भारत भी आता है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट वगैरह आते हैं माय डियर फ्रेंड। तो प्रीवियस कक्षा में हमने देखा था इससे संबंधित ऑथर होम्स का सिद्धांत और अल्फ्रेड वेगनर का हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हमने देखा था और साथ में उन्होंने कैसे प्रमाण दिया। 1912 में इन्होंने अपनी थियरी का प्रतिपादन किया और जीते जी इनकी थियरी को कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में इसी थियरी के आधार पे प्लेट टेक्टोनिक का निर्माण हुआ क्या 1967 में मैकेंजी और पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से जो भी उपलब्ध विचार थे सबको मिला के प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी शब्द नया शब्द आपके पास आए ना तो थोड़ा सा ठहर जाओ, अपनी पर्सनालिटी में ठहराव लाओ और सोचो कि ये प्लेट विवर्तनिकी में ये प्लेट है क्या। ठीक है, ये प्लेट है क्या, आपको समझना चाहिए कि ये क्या है, प्लेट क्या है। तो प्लेट का मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलके बना है। तो प्लेट का यहाँ पे आप मतलब समझ गए। और ये दुर्बलता मंडल क्या है, ये एक मेंटल और स्थल खंड का मिला के ये नीचे वाला जो है एक सीमा है जहाँ पे ये विस्कस एरिया होता है, मोल्टन लावा वगैरह होता है और उसके ऊपर ये जो ठोस प्लेट है ये हमेशा जो है तैरते रहता है, क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ठीक है, और स्थल मंडल से क्या समझते हो, प्रीवियस कक्षा में भी मैंने बताया था भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिला के स्थल मंडल का निर्माण होता है। ये महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई होती है, वहीं महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर की मोटाई होती है। ठीक है, प्लेट दो प्रकार के होते हैं, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। यहाँ पे महासागर और महाद्वीप कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस प्लेट में महासागर जुटा हुआ हो उस प्लेट का अधिक हिस्सा महासागरीय होगा और जिस प्लेट में महाद्वीप जुटा हुआ हो उस प्लेट का अधिक हिस्सा महाद्वीपीय होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये बात यहीं नीचे वाले लाइन में दी गई है। अब आगे एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वही चीज़ें शब्दों में लिखी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट में बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रशांत महासागर का है। यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेट का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट में बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूरेशियन का है, मतलब यूरेशिया और एशिया को मिला के जो प्लेट का निर्माण होता है यूरेशियन प्लेट है। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पे 7 मुख्य बड़े प्लेट हैं और कई प्रकार के अनेक छोटे प्लेट हैं। इसमें हर एक प्लेट में नवीन पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ, भ्रंश इन मुख्य प्लेटों में शामिल करती हैं। और भूवैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि इतिहास काल में भी सभी प्लेटें गतिमान रही हैं, अभी भी गतिमान हैं और आने वाले भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। तो यहाँ पे ये 7 प्रमुख प्लेटों का नाम दिया गया है और कुछ स्मॉल इंपॉर्टेंट प्लेटों का नाम दिया गया है। आप उसका मैप स्टडी जरूर करना। देखो, पहला है अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये 7 इंपॉर्टेंट जो बड़े प्लेट हैं उनका नाम है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें हैं, ये पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है प्रीवियसली कई बार कि निम्न में से कौन सी छोटी प्लेटें नहीं हैं। तो आपको होना चाहिए कोकोज प्लेट, मतलब जानकारी होनी चाहिए। नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट, ये इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं। इनका नाम आप मैप में जरूर स्टडी करना। मैंने कहा था कि ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए या किसी अन्य पब्लिकेशन का भी यदि आपके पास पहले से है तो नया मत खरीदो, लेकिन मैप का अध्ययन जरूर करते रहो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या, कितने इंपॉर्टेंट प्लेट हैं और कैसे इसका प्रतिपादन किया गया। अब मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमेशा सोच सोच के आपको पढ़ना चाहिए। अब हमने देखा कि प्लेटें जो हैं ये हमेशा एक दुर्बलता मंडल पे तैरती रहती हैं। तो मान लो एक पानी की सतह है और उस पर कुछ तैरा दो,
ठीक है, जिसकी दिशा फिक्स ना हो, या कोई अन्य दिशा में जा रहा है, कोई किसी और दिशा में जा रहा है, तो कभी कभी नहीं दोनों क्या करेंगे, दोनों मतलब एक ही दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हुए एक ही लाइन पर टकरा सकते हैं। कुछ जो प्लेटें ऐसी होंगी जो एक साथ तो पहले थी लेकिन अब अपना साथ छोड़ के विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो इस क्रम में क्या होता है, कुछ प्लेटें आपस में टकराती हैं, कुछ एक दूसरे से अपना स्थान छोड़ के मतलब अपना जगह साथ छोड़ के जाती हुई प्रतीत होती हैं, और कुछ एक दूसरे के पैरेलल कदम में कदम मिला के चलती हैं माय डियर फ्रेंड। तो जो एक दूसरे से अलग जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं, उन्हें डाइवर्जेंट बाउंड्री बोला जाता है, जहां से वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखना, इसका सेडिमेंटेशन हो रहा है, महासागरीय प्लेटों का महासागरीय प्रॉपर्टी का जो है नवीनतम विकास हो रहा है। जैसे आप मध्य अटलांटिक कटक देखो तो यहाँ से अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग अलग हो रही हैं। वहीं यदि बात करें कन्वर्जेंट बाउंड्री की, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री का यहाँ से क्या होता है, यहाँ से निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ से नए प्रॉपर्टी वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटों का वगैरह निर्माण हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, दोनों एक दूसरे से आके टकरा रही हैं। जब टकराती हैं तो होता क्या है कि किसी एक प्लेट को नीचे जाना ही पड़ता है, ठीक है। जो भारी प्लेटें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं धीरे धीरे। तो ये देखो, जहाँ से एक दूसरी प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसती हैं उसे सबडक्शन जोन बोलते हैं। तो ये वाला यहाँ से ये वाली प्लेट जो है ओशियानिक प्लेट, ये नीचे धंस रही है तो इसे बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये खाई का निर्माण करती है जिसे ट्रेंच भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो जहाँ पे प्लेटें टकरा रही हैं, हो सकता है कि एक प्लेट महासागरीय हो, एक प्लेट महाद्वीपीय हो, या दोनों महासागरीय प्लेट हो, या दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो। ये 3 केसेस हो सकते हैं। और दूसरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब दोनों कदम से कदम मिला के चल रही हैं। यहाँ ना तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। इन्हें रूपांतरित सीमा बोलते हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो मार्केट में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है ज्योग्राफी वगैरह को। मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी से आसान कोई हर एक सब्जेक्ट आसान है। मेरे से पढ़ोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट आसान। ये जो है पर्टिकुलर फिगर, बहुत सारे फिगर अवेलेबल हैं नेट पे, आप सर्च मार के प्लेटों का अध्ययन जरूर कर लेना यदि आपके पास जो भी अवेलेबल मैप है उसमें नहीं है तो, या NCERT के बुक में भी दिया हुआ है, तो फिगर का अध्ययन जरूर कर लेना। प्लेट मूवमेंट रेट, हर एक प्लेटों का अपना अपना अलग मूवमेंट है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये वाला प्लेटवा कितना गति से घूमता है या ये वाला प्लेटवा कितना गति से घूमता है, तो ऐसी कोई मतलब फिक्स गति नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग गति है, अलग अलग स्पीड से घूमते रहते हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर जो है सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर के हिसाब से ये स्प्रेड होता है। इसके साथ साथ प्रशांत प्लेट का प्रवाह दर जो है 7 से 11 सेंटीमीटर प्रति ईयर है, जो सर्वाधिक है सारे प्लेटों में इसका प्रवाह दर माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपने समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय प्लेटों के बारे में। जो हमने एक देखा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, ठीक है। तो इसका अध्ययन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कैसे भारत का निर्माण होता है, गोंडवाना लैंड से ये छटकता है, हिमालय का कैसे निर्माण होता है, वगैरह 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 सारी चीज़ें। देखो हुआ क्या, ये जो इंडियन प्लेट की बात कर रहे हो ना, इसकी पहले आप सीमा पढ़ लो, फिर इसके बाद आपको मूवमेंट बताता हूँ, ठीक है। ये प्लेट हो गया आपका अर्ली इंडियन प्लेट। इस इंडियन प्लेट में यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे जो इसकी पूर्वी सीमा है ना, ये म्यांमार का राकिन योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में ये खाई जो है वर्तमान अवस्था में ये जो है जावा खाई तक फैला हुआ है। यहीं यदि इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये पाकिस्तान के किरथर का अनुसरण करती हुई चागोस द्वीप को फॉलो करती हुई ये लाल सागर सीमा तक फैली हुई है। तो ये हो गया अभी वर्तमान की अवस्था इंडियन प्लेट की, ठीक है। हुआ क्या कि ये इंडियन प्लेट से 7.71 मिलियन ईयर एगो, मतलब 7.1 करोड़ वर्ष पहले ऐसी अवस्था थी। धीरे धीरे प्लेट का मूवमेंट हुआ, प्लेट प्रवाह दर ऐसे होते गया आपका उत्तर पूरब की तरफ, और धीरे धीरे ये अवस्था ऐसी आती गई, ठीक है। ऐसी आती गई। वर्तमान में देखो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे ऊपर यूरेशियन प्लेट है नॉर्थ में, और यहाँ से क्या हो रही है, ये इंडियन प्लेट जा रही है। तो ऑब्वियस इसके बीच में महासागर होगा, बहुत पहले होगा ना महासागर। तो ये जो महाद्वीप, ये
खंडों का प्रवाह हो रहा था, प्लेटों का प्रवाह हो रहा था, तो इधर से यूरेशियन प्लेट से जो नदियां आ रही थी ना, ये अपना सेडिमेंटेशन जो भी ला रही थी, ये महासागर में वो निक्षेपित कर रही थी। महासागर धीरे धीरे, अब मान लो कि एक प्लेट इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, और बीच में जो पानी है, तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी धीरे धीरे, तो पानी का स्तर जो है निम्न होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर फैलता जाएगा पानी, या कोई अन्य रास्ता ढूंढेगा नदियों के द्वारा बहने के लिए। और जो मतलब ये महाद्वीपीय खंडों से, ये प्लेटों से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं या बारिश वगैरह हो रही है, उससे जो मतलब इरोजन हो रहा है, वो सारा सेडिमेंटेशन किससे होगा? बीच में जो उत्थित सागर है उसमें होगा। और धीरे धीरे हुआ क्या कि मान लीजिए ये आपका हो गया यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, और ये हो गया आपका इंडियन प्लेट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन था ना, इसको बोलते हैं भूसन्नति। तो ये प्लेट इधर से आ रहा है और ये प्लेट इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों प्लेट दबा रहे हैं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन है, बहुत ही मुलायम मिट्टी है। तो जैसे जैसे दोनों प्लेटों ने एक दूसरे को दबाया, तो यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होते गया, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान अवस्था में हिमालय, माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ और ऐसे यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकराए एक दूसरे से, माय डियर फ्रेंड। तो ये था इस पार्टिकुलर चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया, लगभग इसमें जो भी बेसिक जानकारियाँ दी हुई थी इस पार्टिकुलर चैप्टर में, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, और ये पार्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि अंत तक आप मेरे साथ धैर्य के साथ बने हुए हो, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सकें। जय हिंद, जय भारत।